आप बचपन से जो बताते थे कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन की लेंथ है वो 7500 किलोमीटर है, अब अगर कोई आपसे पूछ दे तो ये मत बताइएगा। जी हाँ, मैं आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली जो नया डेटा है वो नया डेटा रिलीज हो चुका है। जो लास्ट डेटा था वो आपको 1970 में रिलीज हुआ था, जहां पे लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन जो है उसको 7500 किलोमीटर यहाँ पे रखा गया था, जो प्रोबेबली हम सभी लोग बचपन से याद करते हैं। चाहे आप कोई भी किताब ले लें, इवन आपको जब भूगोल इंट्रोड्यूस होता है ना, तो बच्चा को जब भूगोल पहली बार पढ़ाया जाता है तो उन सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करवाया जाता है कि हाँ ये कुछ नंबर्स है, ये आपको याद करने हैं, रटवाने हैं। और उनका इंप्रेशन इतना मजबूत होता है कि आज के भी डेट में कोई आपसे पूछ देता है कि भारत के तटीय क्षेत्र की कुल लंबाई कितनी है, आप फट से जवाब दोगे कि 7500 किलोमीटर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आज के बाद से अगर आप कहते हैं कि 7500 स्क्वायर किलोमीटर है तो ये आपका जवाब गलत होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अभी हाल ही में जो रीसेंट डेटा, जो रीसेंट स्टडी के आधार पर जो डेटा रिलीज हुआ है, वहां पर भारत का जो तटीय क्षेत्र की कुल लंबाई है, भारत का जो कोस्ट लाइन है, वो हमें 7500 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ गया है सर। एंड एग्जैक्टली ये लंबाई कितनी है, तो ये एग्जैक्टली ये लंबाई हमें इस रिपोर्ट के माध्यम से 11,098 किलोमीटर देखने को मिल रही है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। एंड एक बार फिर से आज के दिन की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे प्रेसिंग न्यूज को लेकर मैं अमन वर्मा आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। तो अगर इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को हम देखने का प्रयास करें तो बेसिकली इस रिपोर्ट में जस्ट अगर एक ओवरलुक डालते हैं तो हमको देखने को मिलता है डेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा सर? तो याद रखिएगा, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा हाल ही में आपको जो रिवाइज डेटा है, वो रिवाइज डेटा आपको सर 2023 और 2024 के लिए यहाँ पे रिलीज किया गया है, जहाँ पे जो पिछला इंक्रीज हमको देखने को मिला था, जो पिछला डेटा था वो 1970 का डेटा था। इस 1970 में जो लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन है, जो भारत का जो तटीय क्षेत्र की लंबाई है, वो लंबाई हमें 7516 किलोमीटर देखने को मिलती थी। ये लंबाई अब आपको इंक्रीज हो गया है, ऑलमोस्ट कहा गया है कि सर पिछले 5 दशक में, ठीक है सर, पिछले 5 दशक में क्या है, ये जो भारत का जो तटीय क्षेत्र है, इसका जो लंबाई है वो ऑलमोस्ट 50% तक बढ़ गई है। और जो कि 1970 में 7516 स्क्वायर किलोमीटर थी, अब वो आपको 11,098 किलोमीटर 2023-24 में आपको यहां पर हो गई है। अब अगर इस डेटा के बारे में बात करें कि सर यहां पे जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, वो खास तौर पे ये चेंजेस आपको कहां पर देखने को मिले हैं, तो याद रखिएगा जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला है, जो सबसे बड़ा मोस्ट प्रेसिंग चेंज हमको देखने को मिला है, वो चेंज आपको कहां मिला है, तो वो चेंज मिला है बंगाल में। जी हां, बंगाल में सबसे ज्यादा चेंज हुआ है। क्यों सर? क्योंकि अगर वेस्ट बंगाल के बारे में आप बात करते हैं तो परसेंटेज इंक्रीज के मामले में, सर याद रखना, अगर कोस्ट लाइन का जो परसेंटेज इंक्रीज अगर हम निकालते हैं तो परसेंटेज इंक्रीज के मामले में ये जो कोस्ट लाइन है, जो वेस्ट बंगाल है, इसने सारे डेटा, सारे रिकॉर्ड, सारे तमाम जो भी रिकॉर्ड्स थे ना, सबको तोड़ दिया है। पिछले 5 दशक में सर, पिछले 5 दशक में कितना इंक्रीज हुआ है, तो पिछले 5 दशक में हमको देखने को मिलता है 357% यहां पर हमको वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है, वो उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, जी हाँ, जहां पर पहले अगर हम 1970 के डेटा के बारे में बात करते हैं, जहां पे पहले बंगाल की, वेस्ट बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है, जहां पर वेस्ट बंगाल की तटीय क्षेत्र की लंबाई पहले आपको 157 किलोमीटर देखने को मिलती थी, वहीं पर 2023-24 का भी जो डेटा रिलीज हुआ है, वहां पे जो वेस्ट बंगाल है सर, ये जो वेस्ट बंगाल है, इसकी जो तटीय क्षेत्र की लंबाई है, इसकी तटीय क्षेत्र की लंबाई सर हमें 721 किलोमीटर देखने को मिल रही है। क्या है सर? वहां पर ये जो लंबाई है, ये लंबाई सर हमें 721 किलोमीटर देखने को मिल रही है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर सिग्निफिकेंट यहां पर कहीं पे इंक्रीज हुआ है तो वो परसेंटेज टर्म्स में कहां पर हुआ है, तो आपको पश्चिम बंगाल में हुआ है। उसके बाद अगर हम और बात करते हैं तो सर भारत का सबसे लंबा जो अगर कोस्टलाइन किसी राज्य में है सर, वो कौन सा राज्य है जहां पर भारत का सबसे लंबा कोस्टलाइन देखने को मिलता है, तो दैट इज बीइंग व्हाट, तो दैट इज बीइंग द गुजरात। जी हाँ, कौन देखने को मिलता है सर हमें, तो वो हमें गुजरात देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं दिस इज द कोस्ट लाइन जो यहाँ पर हमको क्या है सर, गुजरात की देखने को सर आपको मिल रहा है, आप देख सकते हैं। और अगर गुजरात के बारे में बात करें ना, तो गुजरात का कोस्टल एरिया जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले 5 दशक में। जी हाँ, अगर हम पिछले 5 दशक की बात करते हैं तो वो गुजरात की जो है, ठीक है,
जो गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। कैसे सर? याद रखना, जहां पर 1214 किलोमीटर ये 1970 में रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है, जहां पर 1214 किलोमीटर ये आपको 1970 में रिकॉर्ड किया गया था, वहीं पर 2023-24 में ये ऊपर बढ़कर 2340 किलोमीटर के आसपास हो गया है। यानी कि 53 ईयर में, यानी कि 5 दशकों में यहाँ पर जो गुजरात का जो कोस्टल इलाका है, जो गुजरात का जो आपका कोस्ट लाइन है वो आपको ऑलमोस्ट डबल हो गया है। जहां पे पहले 1214 किलोमीटर था, आज के डेट में ये बढ़ के आपको 2340 किलोमीटर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यदि हम अन्य चीजों के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, इसके अलावा यदि हम यहां पर आपको अन्य चीजों के ऊपर बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है दिस इज द डेटा। सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां पर हुआ है? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंक्रीज अगर कहीं पे हमें देखने को मिलता है तो इस डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंक्रीज हमको गुजरात में मिलता है। गुजरात कौन से स्थान पर है सर? तो गुजरात आपको प्रथम स्थान पर है, गुजरात आपको पहले पोजीशन पे है। कहां सर? अगर गुजरात की कोस्ट लाइन हम देखें तो गुजरात की कोस्ट लाइन कितनी है सर? तो गुजरात की कोस्ट लाइन हमें 2340 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है, 2340.62 किलोमीटर देखने को मिलती है। दूसरे स्थान पे एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं 1068 और 1053। जी हाँ, 1068 और 1053। याद रखिएगा तमिलनाडु ने क्या किया है, तो तमिलनाडु हमको देखने को मिल रहा है उसने आंध्र प्रदेश को सरपास कर गया है। और दूसरे स्थान पर कौन देखने को मिल रहा है? तो दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। और तीसरे स्थान पर कौन है सर? तो याद रखिएगा तीसरे स्थान पर हमको एग्जैक्टली आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है। तो वो 3 राज्य भारत के जहां पर कोस्ट लाइन, जो कोस्ट लाइन है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। प्रथम स्थान पे गुजरात है, द्वितीय स्थान पे सर तमिलनाडु है और तृतीय स्थान पे कौन है? तो तीसरे स्थान पे सर हमें आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है। तीसरे स्थान पे कौन है सर? तो तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं तमिलनाडु ऑल्सो शो सिग्निफिकेंट रिवीजन विथ इट्स कोस्ट लाइन ग्रोइंग फ्रॉम 906 किलोमीटर टू 1068 किलोमीटर सरपासिंग आंध्र प्रदेश कोस्ट लाइन। जी हाँ सर, कितना इंक्रीज हुआ सर? अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु की जो 1970 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं अगर हम 1970 के डेटा के बारे में बात करते हैं तो तमिलनाडु की जो कोस्ट लाइन 906 किलोमीटर थी, वो 906 किलोमीटर से बढ़कर आपको कितना हो चुकी है? तो अब आपको 1068 किलोमीटर हो चुकी है। और इसने तमिलनाडु ने अब आपको जो केरल था, उस केरल को, जो तमिलनाडु जो आपको आंध्र प्रदेश था, सॉरी, उस आंध्र प्रदेश को यहाँ पे सरपास कर दिया। आंध्र प्रदेश की अगर हम कुल लंबाई मानते हैं तो आंध्र प्रदेश की जो कोस्टल लाइन है उसकी कुल लंबाई हमको 1053 देखने को मिलती है। और इसको सरपास किसने कर दिया? तो ये एग्जैक्टली अगर आप ये कोस्ट लाइन देख रहे हैं सर, ये आपको आंध्र प्रदेश की है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 1053 किलोमीटर है, लेकिन जो तमिलनाडु की लंबाई है वो हमको 1068 यानी कि 1068 देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स सेकंड स्थान पे आपको कौन है? तो सेकंड स्थान पर तमिलनाडु है। और तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर सर आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि सर और कहीं पे कुछ चेंजेस आए हैं क्या? हर जगह पॉजिटिव ही हुआ है या कहीं पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है? तो याद रखना, एक वो राज्य ऐसा है सर, एक वो यूटी ऐसा है जहां पर हमको थोड़ा सा सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिलता है। और उसका नाम क्या है? तो सर याद रखिएगा, उसका नाम हमें पुडुचेरी देखने को मिलता है। क्या है नाम उसका? तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम पुडुचेरी देखने को मिलता है बिकॉज Puducherry is the only region to experience a contraction in its coastline, shrinking by 10.4%, a marked departure from the trend of coastline expansion। यानी कि हर जगह तो एक्सपेंशन हो रहा है, एकमात्र ऐसा जगह जहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि आपको एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहां पे कोस्ट लाइन की जो लंबाई है वो घट गई है, वो कहाँ है सर? तो याद रखिएगा वो कहाँ देखने को मिलता है? वो हमें पुडुचेरी में देखने को मिलता है। और कितना प्रतिशत डिक्रीज हुआ है? तो याद रखना, ये जो डिक्रीज है, ये डिक्रीज हमें कितना देखने को मिलता है? तो ये डिक्रीज सर आपको 10.4% का जो डिक्रीज है, ये 10.4% का डिक्रीज देखने को मिलता है। अब प्रश्न आता है कि सर हम लगातार बात कर रहे हैं भारत के कोस्टलाइन के बारे में, तो सबसे पहले भारत में वो कितने राज्य हैं जहां पर कोस्ट लाइन्स देखने को मिलते हैं, जो यानी कि समुद्र से जो है एक बाउंड्री यहां पर साझा करते हैं? तो याद रखना, कुल हमको कितने राज्य हैं? तो याद रखिएगा, कुल हमको 9 राज्य हैं इस प्रकार के जो भारत का जो कोस्टल एरियाज में आते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? आओ सर देख लेते हैं। पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य इधर से चलते हैं सर, कौन है? गुजरात है। गुजरात से थोड़ा नीचे आओ, महाराष्ट्र है। थोड़ा आओ,
कर्नाटक है, इधर आओ केरल है। तो ये जो वेस्ट कोस्टल प्लेन है, ठीक है, भारत का जो कोस्टल प्लेन्स है ये दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ वेस्ट देखने को मिलता है, दूसरी तरफ कौन है सर, तो दूसरी तरफ हमें ईस्ट कोस्टल प्लेन देखने को मिलता है। और अगर हम वेस्ट के बारे में बात करते हैं तो ये गुजरात से स्टार्ट होता है, दैट इज गुजरात है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका है, और कर्नाटका के नीचे यदि आते हैं तो हमको केरल देखने को मिलता है। ईस्ट कोस्टल प्लेन के बारे में बात करते हैं तो सर इधर आपको तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर सर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के ऊपर कौन देखने को मिलता है, तो उड़ीसा के ऊपर वेस्ट बंगाल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। उसके अलावा 4 यूनियन टेरिटरीज है जो यहाँ पर कोस्टल एरियाज में यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा 4 जो यूटीज है वो आते हैं। यूटीज में कौन कौन है, तो सर दमन एंड दीव है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है एंड अंडमान एंड निकोबार यहाँ पर इसमें शामिल हमको देखने को मिलता है। क्या है, अंडमान एंड निकोबार जो है सर वो यहाँ पर शामिल देखने को मिलता है। अब इन दोनों कोस्टल प्लेन्स के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इन दोनों कोस्टल प्लेन्स में भी अंतर है। कैसा अंतर है सर, याद रखना, अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर इमर्जेंस हो रहा है, और वहीं पर अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ सबमर्जेंस हुआ है। याद है ना सर, जिस तरीके से डोर स्लैमिंग हुई तो इधर वाला जो हिस्सा है वो टूट गया। तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छे अच्छे पोर्ट्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इस साइड पे उतने पोर्ट्स हमको थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। यहाँ क्या है, डेल्टास वगैरह देखने को मिलता है। और याद रखना, इसका ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, और जो सदर्न मोस्ट एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको सर हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ठीक है, जो नॉर्दर्न बाउंड्री है जो नॉर्थ में पड़ता है उसको हम नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, और जो साउथ की तरफ पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, तो कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पर कहते हैं। वहीं पे अगर हम वेस्ट की तरफ चलते हैं तो सर साउथ में क्या पड़ता है, मालाबार पड़ता है। मालाबार के ऊपर जाओगे तो कोंकण कोस्ट पड़ेगा, उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो काठियावाड़, कच्छ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से क्या है, डिवीजन है। इधर साइड आपको इमर्जेंस होता है और इधर साइड क्या है, तो इधर साइड हमको सबमर्जेंस देखने को मिलता है। पोर्ट्स जहाँ इधर ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा पोर्ट्स के बारे में यदि बात होती है तो पोर्ट्स आपको जो वेस्ट कोस्टल प्लेन है उस वेस्ट कोस्टल प्लेन की तरफ पोर्ट्स आपको ज़्यादा, पोर्ट्स जो है वो पोर्ट्स आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेंगे। इधर क्या है सर, इधर ना आपको सब मोनाजाइट सैंड मिलता है। जी हाँ सर, इधर आपको सब मोनाजाइट सैंड यहाँ पे इस सर जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उधर यहाँ पर मोनाजाइट सैंड जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यूरेनियम के बारे में सुना है ना, वो यहाँ से आपको प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं सर, सब कुछ तो ठीक है, देखो सर नदी बता दिया ये है, इधर बे ऑफ बंगाल से डोमिनेटेड होता है, वहाँ अरेबियन सी है, वेस्टर्न घाट से। अब यहाँ पर एक बात आती है कि सर एक बात बताओ कि ये जो इंक्रीज हुआ है ये इंक्रीज हो कैसे गया। भारत का जो कोस्टलाइन बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है, तो उसके बढ़ने के पीछे का रीजन ये है कि फिर से हमको यहाँ मैप पर आना पड़ेगा कि पहले जो हम लेते थे ना, वो पहले हम स्ट्रेट लाइंस को क्या करते थे, पहले हम सर सीधा स्ट्रेट लाइंस को कंसीडर करते थे। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने सैटेलाइट इमेजरी का यूज़ किया है, हम लोगों ने जीआईएस का प्रयोग किया है, और जो इंट्रिकेट फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं कोस्टल एरियाज़ में, जैसे कि सर हमको देखने को मिल रहा है, जैसे कि सर हमको बेज देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हमको एस्चुरीज देखने को मिल रहे हैं, हम इन सभी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके तब यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, और उसी चीज़ के कारण ये जो इंक्रीज़ है ये इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। तो याद रखिएगा, अब अगर कोई आपसे पूछता है कि भारत की कोस्टलाइन की लंबाई कितनी है, तो वो 7500 किलोमीटर नहीं है, वो आपको 11,098 किलोमीटर है। इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।